नमस्कार बच्चों। बच्चों तो नहीं कहना चाहिए, सारे यंग डॉक्टर्स जिन्होंने नीट पीजी क्लियर कर ली है, इस उस रैंक के साथ जिसमें उन्हें कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मिल सकता है। ये वीडियो वो डॉक्टर्स ज़रूर देखें जिनके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं हैं और जिन्हें इस बात का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कौन सी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करना सही है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिन्हें क्लैरिटी नहीं होती, वो बाद में इस बात को बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने गलत ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। तो देखिए, मेडिकल ब्रांचेस को यदि एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्लासिफाई करना चाहें तो उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं हॉट ब्रांचेस, वार्म ब्रांचेस और कोल्ड ब्रांचेस। हॉट ब्रांचेस वो जिनमें काम बहुत ज़्यादा होता है, क्लिनिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत भी ज़्यादा होती है और डेफिनेटली उस प्रपोर्शन में फिर कमाई होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, गारंटी कोई नहीं है। दूसरी होती हैं वार्म ब्रांचेस, जिनमें कंपैरेटिवली मेहनत कम होती है, क्लिनिकल एक्टिविटी उतनी एग्रेसिव नहीं होती है और ज़्यादातर समय हमारा जो इनकम होता है वो भी उसी प्रपोर्शन में होता है। और तीसरी होती है कोल्ड ब्रांचेस, जिन्हें कि कहते हैं हम पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेहनत जो होती है, जो एफर्ट जो रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी कम होता है, लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती है और इनकम जो है मतलब ज़्यादातर समय आपको सैलरीड ही रहना पड़ता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हॉट ब्रांचेस में यदि आप क्लासीफाई करें तो आती हैं सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स। पीडियाट्रिक्स को भी हम हॉट ब्रांचेस में ही शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रांचेस में जो है पेशेंट्स की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पेशेंट की संख्या होती है मेडिसिन में, उसके बाद गायनेकोलॉजी में, उसके बाद पीडियाट्रिक्स में और उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में। अब एमबीबीएस डॉक्टर्स ये समझ सकते हैं कि मेडिसिन के केसेस सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं और ऑर्थोपेडिक्स के केसेस उतने ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब हॉट ब्रांचेस में क्या होता है कि हॉट ब्रांचेस में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जो 3 साल की आपकी रेसिडेंसी होती है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन कंडीशंस में बताऊं तो आपको ऑलमोस्ट पूरे दिन जुटे रहना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कुछ आराम मिलता है और थर्ड ईयर में आपको थीसिस और पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इन ब्रांचेस के साथ क्या होता है कि इन ब्रांचेस में आपको दिन रात लगे रहना पड़ता है। आपकी जो ड्यूटीज़ होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो काफ़ी डिमांडिंग होती है। ये सारी ब्रांचेस में आपकी ड्यूटीज़ जब लगती हैं तो ख़ास तौर पर यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं तो लगातार पेशेंट्स आते रहते हैं, लगातार आपको काम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अब जाहिर है इसका फ़ायदा तो ये है कि आप क्लिनिकली बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपका पेशेंट मैनेजमेंट स्किल अच्छा खासा होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी उसी प्रपोर्शन में बढ़िया होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि यदि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप कभी भी सर्जरी, गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स को लेकर, ख़ास तौर पर सर्जरी और गायनेकोलॉजी को लेकर आप एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं। आप प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जाएंगे तब भी आपको ऑड आवर्स पर कॉल आएंगे और आप कहीं जॉब में भी जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल काफ़ी हाई रहता है। इन सारी ब्रांचेस में लीगल प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर फोरम के इश्यूज़ ये दूसरी ब्रांचेस से ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हुई हॉट ब्रांचेस। अब हम आते हैं वार्म ब्रांचेस। वार्म ब्रांचेस में दो टॉप की ब्रांचेस
इंक्लूड की जा सकती हैं। एक होती है रेडियोलॉजी, एक होती है डर्मेटोलॉजी। रेडियोलॉजी जो है काफ़ी इन थिंग है, काफ़ी डिमांड में है। सबसे ज़्यादा हाई रैंकर्स बच्चे रेडियोलॉजी लेते हैं। रेडियोलॉजी के साथ क्या होता है कि आपका क्लिनिकल वर्क नेग्लिजिबल होता है। केवल यदि आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच्ड हैं, प्राइम इंस्टीट्यूशन के साथ, एम्स या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट क्लिनिकल वर्क में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अलावा रेडियोलॉजिस्ट का क्लिनिकल वर्क में इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है। क्लिनिकल वर्क में इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होने से क्या होता है कि आपका पेशेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कई डॉक्टर्स को ये बात काफ़ी अनकंफर्टेबल लगती है और उन्हें इस बात का हमेशा रिग्रेट रहता है कि सोशली उन्हें डॉक्टर होने का रिकग्नाइजेशन कम मिलता है। लेकिन इसका दूसरा कंपेंसेशन ये हो जाता है कि आपका जो काम होता है उसका तरीका बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आज के ज़माने में टेक्नीशियंस जो हैं वो सीटी स्कैन और एमआरआई कर देते हैं और फिर वो ऑनलाइन आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है जिसके आपको पैसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स सोनोग्राफी तो आपको खुद ही करनी होती है। इसके साथ एक इशू ये होता है कि आप डिपेंडेंट होते हैं जो सीटी और एमआरआई सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर। और दूसरा इसमें ये इशू होता है कि आप या तो फिर अपना खुद का एक सेटअप खोलें जिसमें कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई तीनों हो, तभी मतलब आपको कुछ गारंटेड फ्यूचर का एश्योरेंस मिल सकता है। नहीं तो क्या होता है कि हर साल नए नए रेडियोलॉजिस्ट आते जाएंगे और आप उनके साथ compete करेंगे। रेडियोलॉजी के साथ ये बात होती है कि ये बड़ी ही क्रूशियल ब्रांच होती है। रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट कर देता है, मरीज का इलाज ऑलमोस्ट उसी पर डिपेंडेंट हो जाता है। और दूसरा रेडियोलॉजी के साथ ये बात होती है कि रेडियोलॉजिस्ट को पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। रेडियोलॉजिस्ट को यूँ समझिए कि हेड के सीटी और एमआरआई की पढ़ाई अलग करनी होती है, फेस के अलग करनी होती है, चेस्ट की अलग करनी होती है, एब्डोमेन की अलग करनी होती है, मैलिग्नेंसी वाले इश्यूज़ की अलग पढ़ाई होती है, एक्यूट एब्डोमिनल एमरजेंसीज़ की, हेड इंजरीज़ की अलग पढ़ाई होती है, ब्रेन ट्यूमर्स की अलग पढ़ाई होती है, जॉइंट्स के जो एमआरआई होते हैं, जो स्पाइन के जो एमआरआई होते हैं, उनकी पढ़ाई अलग होती है। तो रेडियोलॉजिस्ट को पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आम तौर पर यदि आपने कहीं से रेडियोलॉजी कर ली है एमडी, तो आपको वो एक्सपर्टाइज़ नहीं मिलेगी जो सारे पार्ट्स के लिए ज़रूरी है। तो आपको जो है फिर ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसे सेंटर्स में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट आते हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और जहाँ पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आते हैं, तब आपको प्रॉपर एक्सपर्टाइज रेडियोलॉजी में मिलती है और उसके बाद भी आपको पढ़ाई करना जारी रखना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस को काफ़ी प्रभावित करने वाला है, ये कहा जा रहा है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी भी एक वार्म ब्रांच है। टॉपर्स इस ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियां इस ब्रांच को सिलेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में जो है कोई इमरजेंसीज नहीं होती, इस ब्रांच में कोई एग्रेसिव क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं होती, इस ब्रांच में कोई मेहनत करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। इसमें आप जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर समय पेशेंट जो होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, तो वो बार बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट, दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट, तीसरे डर्मेटोलॉजिस्ट इस तरह करके आपके पास आते रहते हैं। तो डर्मेटोलॉजी जो होती है उसके पेशेंट भी काफ़ी होते हैं। वो बड़ी कंफर्टेबल सी ब्रांच होती है, कोई इमरजेंसीज नहीं होती। क्लिनिकल एक्टिविटी जो होती है वो केवल चैम्बर प्रैक्टिस होती है, और चूँकि इसमें पेशेंट्स आम तौर पर ठीक नहीं होते हैं, प्रिवेलेंस ज़्यादा होती है,
तो इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है और प्रिवेलेंस भी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जो होते हैं वो आते ही रहते हैं। और आजकल कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी भी डेवलप हो गई है, और आप फिर उसमें इंटरवेंशनल डर्मेटोलॉजी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लाइपोसक्शन वगैरह। बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट और बहुत सारे नए वो आ रहे हैं। तो इसलिए डर्मेटोलॉजी जो है वो वार्म ब्रांच होते हुए भी टॉपर्स की ब्रांच होती है। उसके बाद दूसरी बाकी की वार्म ब्रांचेस होती हैं। बाकी की वार्म ब्रांचेस आपकी होती है आई, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और ईएनटी। अब इन ब्रांचेस के साथ क्या होता है, हालांकि पीडियाट्रिक्स को हमें हॉट ब्रांच में ही इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि पीडियाट्रिक्स में भी वर्क काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है, तो इसे वार्म ब्रांच में हम शामिल नहीं करेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या होता है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल जहाँ पर एमडी मिलती है, जहाँ मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ पर जो है ऑप्थेल्मोलॉजी का वर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं हो पाता है। वो कैटरेक्ट तक या कुछ बेसिक आई सर्जरीज तक लिमिटेड रहता है। जबकि आई सर्जरी में आजकल रेटिना, विट्रियस और स्क्विंट और ये सारी सर्जरीज जो है वो ज़्यादा मतलब डिमांड में रहती है और उनमें इनकम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यदि आपने किसी सादे मेडिकल कॉलेज से आई ऑप्थेल्मोलॉजी में एमएस किया है तो आपको किसी हायर सेंटर पर जाकर और आगे की ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद ही आप अप टू द मार्क ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन पाएंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ क्या होता है कि इसमें भी इमरजेंसीज की संख्या नेग्लिजिबल होती है। ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है वो क्लिनिकल एक्टिविटी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या डिमांडिंग या थकाने वाली नहीं होती है। जो सर्जरी होती है उसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी लिमिटेड होती है, तो इसलिए आपको लंबे समय तक सर्जरी के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता है। इसके साथ एक नाजुक बात ये होती है कि आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। ज़रा भी ख़राब रिज़ल्ट हुआ, ज़रा भी ख़राब आपका कुछ परफॉर्मेंस रहा या आउटकम रहा तो पेशेंट का विज़न का प्रॉब्लम होता है, और उस स्थिति में जो है पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड ब्रांच होती है, इसमें आपको बेस्ट रिज़ल्ट देना ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। उसके बाद आता है ईएनटी। ईएनटी मतलब ईयर, नोज़, थ्रोट। ईएनटी को भारत में इक्वेट किया जाता है सर्दी, खांसी, साइनोसाइटिस के साथ या ज़्यादा से ज़्यादा डेफनेस के साथ। लेकिन ईएनटी जो होती है वो आपके क्रेनियम से नीचे और गले से ऊपर, स्टर्नम से ऊपर तक के जितने इश्यूज होते हैं उससे डील करने वाली ब्रांच होती है। ऑप्थेल्मोलॉजी को हटा दीजिए तो आपके सारे साइनसेस, आपका फेरिंग्स, आपका लैरिंग्स, आपका माउथ, आपका सबमैंडिबुलर रीजन और यहाँ तक कि थायराइड भी ईएनटी सर्जन्स के डोमेन में आता है। लेकिन ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में ये फॉलो नहीं किया जाता है, और ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में जब आप एमएस ईएनटी करके निकलते हैं तो आपको थायराइड सर्जरी, सबमैंडिबुलर सर्जरी, ओरल सर्जरी, इनका एक्सपीरियंस नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर जो ईएनटी का जो टेरिटरी होती है, ईयर, नोज़, थ्रोट, यहाँ पर कैंसर्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इन कैंसर्स की सर्जरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यदि आप बहुत अच्छे सेंटर से एमएस ईएनटी करके निकलते हैं तो आपको कमांडो ऑपरेशन, टोटल थायराइडेक्टोमी, लैरिंजेक्टोमी और बहुत सारे ऑपरेशंस जो कि इस रीजन्स के होते हैं वो आपको करने मिलते हैं, और आपको अच्छी क्लिनिकल एक्टिविटी, सर्जिकल एक्टिविटी करने मिलती है। लेकिन यदि आप एक ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज से एमएस ईएनटी करके निकलते हैं तो आपको जो है कहीं हायर सेंटर पर जाकर ये सारी सर्जरी सीखनी होगी। एमएस ईएनटी डॉक्टर जो है बाज़ार में हेड और नेक सर्जन बनकर ही सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज़ तो उसका सर्वाइवल एज ए स्पेशलिस्ट मुश्किल होता है। फिर वो जनरल फिजिशियन के इक्विवेलेंट रहकर
काम कर सकता है, बट यदि वो ईएनटी से स्पेसिफिक सर्जिकल वर्क करना चाहता है तो उसे हेड एंड नेक सर्जरी में एक्सपर्टाइज डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो ये हुई ईएनटी की बात और ऑप्थेल्मोलॉजी की बात। अब आते हैं हम कोल्ड ब्रांचेस पर। कोल्ड ब्रांचेस में देखिए 3 पैराक्लिनिकल ब्रांचेस आती है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस। और बाकी की नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आती है, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। पैथोलॉजी में बेसिकली आपको इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, लेकिन आजकल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम हो गया है। पैथोलॉजी के सारे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो मशीन कर देती है, डॉक्टर को उस पर सिग्नेचर करना होता है, जिसका ये मतलब होता है कि उसने मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन चेक कर लिया है और उस मशीन की रिपोर्टिंग की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो पैथोलॉजिस्ट का मेन वर्क आजकल हिस्टोपैथोलॉजी होता है और ज़्यादा जो एडवांस टेक्निक्स आ गई है वो वाला होता है। तो फिर से यहाँ पर वही बात आ जाती है, आप कहेंगे मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपने ऑर्डिनरी सेंटर से एमडी पैथोलॉजी किया है तो आपको वो एक्सपर्टाइज नहीं मिल पाएगी जो आज के समय में मार्केट में एक्सपेक्टेड है। आपको कहीं हायर सेंटर पर जाकर इसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना ही पड़ेगी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है आप टिश्यू की जो बायोप्सी करते हैं, जो कैंसर के जो बायोप्सी करते हैं कंफर्मेशन के लिए ट्यूबरक्यूलोसिस की, ये हिस्टोपैथोलॉजी में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव वर्क होता है। आपको एक टिश्यू का टुकड़ा दे दिया जाता है और आपको उसे माइक्रोस्कोप में उसका सेक्शन देखकर बताना होता है कि ये कैंसरस है या मैलिग्नेंट है या नहीं है। उसी आधार पर आगे का सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मतलब मेरा कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भारत में तो वर्क काफ़ी लिमिटेड है। अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे सेंटर पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल वायरल कल्चर्स वगैरह पॉसिबल हों और प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रॉपर डिसीज़न लेने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो देखे कल्चर्स में, ब्लड कल्चर में, यूरिन कल्चर में, टिश्यू कल्चर में कि कौन से बैक्टीरिया हैं, उस हिसाब से वो डॉक्टर क्लिनिशियन को बताता है और उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स डिसाइड होते हैं। और या तो फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के साथ रिसर्च एक्टिविटी की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का ये मतलब होता है कि आप सारे जो मेडिको लीगल इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए से रिलेटेड जो मेडिकल ओपिनियन, पोस्टमार्टम करना पेशेंट का और ओपिनियन देना, ये जो काम होते हैं ये फोरेंसिक साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोगों को ये ब्रांच बहुत कंफर्टेबल नहीं फील होती है। पोस्टमार्टम करना का ज़्यादातर लोगों के लिए को काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो फोरेंसिक जो होती है उसके साथ कुछ इश्यूज़ जुड़े होते हैं जिसके कारण बच्चे जो हैं फोरेंसिक साइंस को लेना अवॉइड करते हैं। फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को जो है काफ़ी ज़्यादा मेडिको लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि उसका काम उसी से जुड़ा होता है। इसके बाद जो आते हैं हम एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन। ये सारी जो हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। इनमें जो है सभी कुछ कंफर्टेबल होता है। इनमें जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपका काम खाली बच्चों को पढ़ाना होता है। यदि उस इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उसमें शामिल होना होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब न कुछ डिमांड होती है, ना इसमें कुछ करने की गुंजाइश होती है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई रिसर्च एक्टिविटी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी में कोई रिसर्च एक्टिविटी में जाना चाहें, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, तो आपको कुछ अलग अनुभव या अलग वो मिल सकता है। अदरवाइज़ बड़ा मोनोटोनस सा जीवन रहता है, कंफर्टेबल जीवन रहता है। ज़्यादातर इन ब्रांचेस के जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करते हैं और प्रोफेसर बनकर रिटायर होते हैं।
वहाँ पर भी इनका काम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें कोई टेंशन नहीं होता, कोई एग्रेशन नहीं होता, कोई मेडिको लीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती और डिससैटिस्फैक्शन का पेशेंट का लेवल, क्योंकि आप पेशेंट देखते ही नहीं हैं, तो डिससैटिस्फैक्शन का लेवल भी काफ़ी कम होता है। पर ये एकेडमिक ब्रांचेस होती है, आप जितना पढ़ाई अच्छी करते हैं उतना बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, उतने पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं, उतनी रिसर्च कर सकते हैं और उसमें यदि आप एक एकेडमिशियन हैं तो आपको अच्छी फील आ सकती है। तो ये था पूरा एक शॉर्ट में प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको मैंने सारी ब्रांचेस के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ सुनने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, नमस्कार, बाय, गुड बाय।